नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार की उस बदलती तस्वीर की जो देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। एक समय था जब बिहार को सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी और पलायन के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यह राज्य जो है वो उद्योग और विकास के नए आयामों को छूने के लिए अग्रसर है। इसके पीछे है राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति और न सिर्फ निजी बल्कि सरकारी निवेश भी करना। और अब बिहार को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने घोषणा की है कि वे बिहार के बरौनी रिफाइनरी और सिटी गैस नेटवर्क को विकसित करने के लिए 21,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। यह निवेश बिहार की औद्योगिक शक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगा। इसी के साथ एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने भी एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट सेटअप करने की योजना बनाई है। यह प्रोजेक्ट बिहार को देश के एनर्जी मैप पर एक खास जगह देगा। अभी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने जो इन्वेस्टमेंट प्लान किया है वो 21,000 करोड़ रुपए है और उसका पर्पस बरौनी रिफाइनरी का विस्तार करना रखा है, यानी कि पूरे राज्य में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्थापित करना है। इससे पहले की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 9,000 करोड़ रुपए का निवेश बरौनी फर्टिलाइजर प्लांट को रिवाइव करने के लिए किया गया था, जिसमें अक्टूबर 2022 में यूरिया उत्पादन शुरू किया गया था। वहीं एनटीपीसी के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव रहा है गैस फॉसिल ईंधन ऊर्जा में हिस्सेदारी बढ़ाना। इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार से उपयुक्त जमीन के लिए अनुरोध भी किया। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो मकसद सिर्फ बिहार को न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में शामिल करना है और राज्य के ऊर्जा सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। तो दोस्तों, यह इन्वेस्टमेंट बिहार को अधिक औद्योगिक नहीं बल्कि एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। राज्य सरकार की पॉलिसीज और इंडस्ट्रियल प्रोस्पेक्ट्स के साथ बिहार अब न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में एक इन्वेस्ट करने के लिए काफी अट्रैक्टिव सेंटर बनता जा रहा है। तो चलिए हम समझते हैं कि बिहार की यह औद्योगिक यात्रा क्यों और कैसे पूरे देश के लिए एक मिसाल बनी है। बिहार का इतिहास हम सभी जानते हैं। मगध का साम्राज्य, नालंदा विश्वविद्यालय और गंगा के तट पर स्थित एक समृद्ध देश का केंद्र। लेकिन आजादी के बाद बिहार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक आधार में पीछे रह गया। इसके पीछे कुछ कारण जिम्मेदार थे, जैसे कि 1930 के दशक के बाद ब्रिटिश नीतियों ने बिहार की औद्योगिक और कृषि विकास को कमजोर किया। वहीं 1947 के बाद झारखंड के अलग हो जाने से बिहार ने अपने प्राकृतिक संसाधनों का बड़ा हिस्सा खो दिया। आजादी के बाद बिहार का ध्यान खास तौर से खेती पर रहा, लेकिन उद्योगों की कमी रोजगार और आर्थिक विविधता को सीमित कर देती थी। 1990 से लेकर 2005 के दौरान कानून और व्यवस्था की समस्याओं ने निवेशकों का भरोसा कमजोर कर दिया था। लेकिन 2005 के बाद प्रशासनिक सुधार, बेहतर कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित कर एक नए बिहार की शुरुआत हुई। बिहार ने मानव संसाधन और एमएसएमई केंद्रीय नीतियों पर काम करना शुरू किया। आज बिहार के पास एक युवा शक्ति है जो किसी भी औद्योगिक क्रांति को संभव बना सकती है। बिहार की 58% जनसंख्या 25 साल से कम उम्र की है। यह रोजगार के लिए उत्सुक कार्यबल का एक बड़ा पूल प्रदान करता है। बिहार की गरीबी दर लगभग 34% है, जो भारत के औसत से काफी ज्यादा है। उद्योग यहाँ रोजगार और आय में स्थिरता ला सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार में साक्षरता दर 61% है, लेकिन व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बढ़ने से कौशल आधारित कार्यबल विकसित हो गए हैं। पीएम कौशल विकास योजना और राज्य कौशल मिशन के तहत अच्छी प्रगति हो रही है। वहीं बिहार की स्थिति नेपाल और पूर्वी भारत के बाजारों के करीब है, जो क्रॉस बॉर्डर व्यापार और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला के लिए आदर्श है। तो चलिए अब बात करते हैं बिहार को निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने वाली नीतियां कौन सी रही। इनमें सबसे पहली नीति आती है 12% तक ब्याज वाली सब्सिडी, जो छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए कम लागत वाली वित्तीय सहायता सुनिश्चित करती है। उदाहरण के लिए 100 करोड़ के निवेश पर 8% ब्याज दर हो तो 12% सब्सिडी इसे प्रभावी रूप से ब्याज मुक्त पूंजी बना देती है। इसके बाद दूसरी नीति है 80% से 100% जीएसटी रिफंड की नीति, जिसमें जो व्यवसाय जीएसटी का भुगतान करते हैं उनका 80 से 100% रिफंड उनके संचालन लागत को कम करता है। जैसे क्लोथिंग यूनिट को 10 करोड़ का जीएसटी चुकाना होता है तो उसे 8 से 10 करोड़ का रिफंड मिलता है। इन्हीं में से एक और नाम है बिजली और स्टाम्प ड्यूटी का 100% रिफंड। यह इलेक्ट्रिसिटी चार्ज और स्टाम्प ड्यूटी का रिफंड नए इन्वेस्टर्स को आकर्षित करता है। इसके अलावा वस्त्र उद्योग के लिए खास सब्सिडी भी चलाई गई, जिसमें वस्त्र उद्योग के लिए 2 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी ऑपरेटिंग कॉस्ट को सीधे कम करती है। उदाहरण, उच्च ऊर्जा खपत करने वाली इकाइयां 10 रुपए करोड़ तक की वार्षिक बचत कर सकती हैं। प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्हीं में से एक है, जिसमें रेडीमेड इंडस्ट्रियल शेड्स 4 रुपए से 8 रुपए प्रति स्क्वायर पर उपलब्ध है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी अग्रिम लागत को खत्म करना नए व्यवसायों के लिए एक बड़ा लाभ है।
अगर बाकी राज्यों से बिहार की तुलना की जाए तो तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्य समान जीएसटी छूट और सब्सिडी देते हैं, लेकिन बिहार का सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर इसे अलग बनाता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में 10 से 12 प्रति वर्ग फुट और बिहार में 4 से 8 रुपए प्रति वर्ग फुट का लागत, ये जो अंतर है वो निवेशकों को आकर्षित करता है। वहीं वियतनाम और बांग्लादेश जैसे सस्ते केंद्रों की तुलना में बिहार का कुशल युवा, कार्यबल और सब्सिडी इसे प्रतिस्पर्धात्मक बनाते हैं। लेकिन ब्रांडिंग और पॉलिसी अवेयरनेस की कमी के चलते बिहार के इंडस्ट्रियल पार्क अभी भी कम उपयोग में हैं। इसके लिए रेल और सड़क नेटवर्क में सुधार करना होगा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना होगा, साथ ही गंगा वाटरवेज का बेहतर इस्तेमाल निर्यात को बढ़ा सकता है। पीपीपी और एफडीआई फेवरेबल पॉलिसीज बिहार की इंडस्ट्री को ग्रोथ देने में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ शिक्षा और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को और मजबूत करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, बिहार का नए भारत में इंडस्ट्रियल सेंटर बनने का सपना सिर्फ एक सोच नहीं